Yes, good morning again. Well, very good morning. इस क्लास के अंदर अपन सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ वीमेन एट वर्क प्लेस प्रिवेंशन प्रोविजन रिड्रेसल एक्ट 2013, इस एक्ट के मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं आपके सामने और उनका राइट आंसर है वो क्या रहेगा, उसको डिस्कस करेंगे। माइक बंद रखे आप सारे लोग। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट आपके सामने था, डिफाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। शायद पेपर शेयर नहीं हुआ क्या आप लोगों से कल? नहीं हुआ सर। कोई बात नहीं, अभी पढ़ने के साथ साथ ही देख लेंगे इसको। डिफाइन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, निम्नलिखित अभिव्यक्तियों को परिभाषित करिए। ऐसा क्वेश्चन कोई आ सकता है। एग्रीव्ड वीमेन, डिफाइंड एग्रीव्ड वीमेन, शॉर्ट नोट में ऐसा आ सकता है आपके सामने। 2A is concerned to the definition of the aggrieved women. Aggrieved women means in relation to a workplace, a woman of the any age, whether employed or not, who alleged to have been subject to the any act of the sexual harassment by the respondent. And the second category, in relation to the dwelling house or the house, a woman of the any age who is employed in such dwelling house, dwelling place or house. व्यथित महिला जो है 2 में परिभाषित कर रखा है। इसमें क्या परिभाषा दे रखी है व्यथित महिला की? आप शुरुआत करेंगे तो ऐसा अकॉर्डिंग टू यहां लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू 2A ऑफ द एक्ट 2013, इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। और हिंदी में भी धारा 2 के अनुसार या इस अधिनियम की धारा 2 के अनुसार एक्ट का नाम तो होगा ही होगा, उसमें यदि डेफिनेशन पूछेंगे तो इस एक्ट के अंतर्गत परिभाषित करिए। व्यथित महिला से निम्नलिखित अभिप्रेत है क्या? किसी कार्यस्थल के संबंध में, किसी कार्यस्थल के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला, चाहे वो नियोजित है या नहीं है, जो प्रत्यर्थी के द्वारा लैंगिक उत्पीड़न के किसी कार्य को करने का अभिकथन करती है। और दूसरी कैटेगरी की जो है वो भी व्यथित है, वो महिला में शामिल हो सकती है। किसी निवास स्थान या किसी गृह के संबंध में किसी भी आयु की ऐसी महिला जो किसी ऐसे निवास स्थान या गृह में नियोजित है। पहली कैटेगरी में नियोजित होना उसका जरूरी नहीं है, बट सेकंड कैटेगरी के अंदर जो है उसका एम्प्लॉयड या नियोजित होना है वो आवश्यक है। इन दोनों में से किसी भी कैटेगरी में कवर होने वाली महिला क्या होगी? वो व्यथित महिला कहलाएगी इस अधिनियम के पर्पज के लिए। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ रेस्पोंडेंट, ये भी पूछी जा सकती है आपसे। 2M, अकॉर्डिंग टू द 2M, रेस्पोंडेंट मीन्स अ पर्सन अगेंस्ट whom the aggrieved woman has made a complaint under section 9. प्रत्यर्थी से क्या मतलब है? प्रत्यर्थी से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने धारा 9 के अधीन कोई परिवाद किया है। ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके विरुद्ध व्यथित महिला ने सेक्शन 9 में कंप्लेंट की है, सेक्शन 9 में परिवाद किया, वो क्या है? वो रेस्पोंडेंट है या प्रत्यर्थी है। नेक्स्ट, सेक्सुअल हैरेसमेंट, डेफिनेशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट, ये भी पूछी जा सकती है आपसे। लैंगिक उत्पीड़न। 2N is concerned to the definition of the sexual harassment. Sexual harassment includes any one or more of the following unwelcome acts or the behavior, whether directly or by implication, namely what? Physical contact and advances, a demand or request for the sexual favors, making sexually colored remarks, showing pornography or any other unwelcome physical, verbal or non-verbal conduct of the sexual nature. Any one of the conduct of the respondent is fall under the sexual harassment. लैंगिक उत्पीड़न हिंदी में 2 ढ में परिभाषित कर रखा है इसको। 2 ढ के अनुसार निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक अवांछनीय कार्य या व्यवहार, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो या विवक्षित रूप से हो, वो क्या होगा? वो लैंगिक उत्पीड़न माना जाएगा इस अधिनियम के पर्पज के लिए। शारीरिक संपर्क और अग्र गमन, लैंगिक अनुकूलता की मांग या अनुरोध करना,
लैंगिक टिप्पणियां है वो करना, अश्लील साहित्य दिखाना और लैंगिक प्रकृति का कोई अवांछनीय शारीरिक, मौखिक या अमौखिक आचरण करना। इन 5 में से किसी भी कैटेगरी में कवर होने वाला जो व्यवहार होगा या आचरण होगा वो क्या होगा, वो सेक्सुअल हैरेसमेंट या लैंगिक उत्पीड़न होगा। बहुत कुछ 354A में जो सेक्सुअल हैरेसमेंट की परिभाषा दे रखी है उससे मिलती जुलती है। नेक्स्ट, डेफिनेशन ऑफ डोमेस्टिक वर्कमैन, घरेलू कर्मकार, इसकी भी पूछी जा सकती है परीक्षा में आपसे। 2E is concerned to the definition of domestic workman. Domestic workman means a woman who is employed, means a woman. Domestic worker means a woman who is employed to do the household work in any household for remuneration, whether in case or in kind. For remuneration, whether in case or kind, either directly or through the any agency or temporary or permanent, part-time or the full-time basis, but does not includes the any member of the family of the employer. Member of the family of the employer is not included in the domestic work. What is required for the domestic worker? To do work as household for remuneration. Remuneration is required for the domestic worker, whether paid in the case or kind, directly or indirectly through the agency, temporary, permanent, part-time, full-time basis, but does not include the any member of the family of the employer himself or herself. घरेलू कर्मकार से क्या मतलब है? कोई महिला होगी। घरेलू कर्मकार का मतलब क्या है? कोई महिला होगा इस अधिनियम के पर्पज के लिए जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए, जो किसी गृहस्थी में पारिश्रमिक के लिए, रिम्यूनरेशन के लिए गृहस्थी का कार्य करने के लिए, चाहे नगद मिलता हो पारिश्रमिक या वस्तु के रूप में मिलता हो, सीधा मिलता हो या किसी अभिकरण के माध्यम से मिलता हो, अस्थायी रूप से कार्य करती हो, स्थायी रूप से करती हो, अंशकालीन कार्य करती हो या पूर्णकालिक आधार पर वो नियोजित है, पारिश्रमिक के बदले नियोजित है, वो रिम्यूनरेशन मिलता है उस कार्य को करने के बदले गृहस्थी में जो वो कार्य करे उससे, किंतु इसके अंतर्गत नियोजक के परिवार का कोई सदस्य है वो शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट, वर्कप्लेस, ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। डिफाइन द टर्म वर्कप्लेस अंडर द एक्ट 2013, 2013 के अधिनियम के अंतर्गत कार्यस्थल या वर्कप्लेस को परिभाषित करिए। ऐसा क्वेश्चन मेंस में आपके सामने आ सकता है। 2O is concerned with the definition of the workplace. Workplace includes what? Workplace includes any department, organization, undertaking, establishment, enterprises, institution, office, branch or unit which is established or owned, controlled or wholly or substantially financed by the funds provided directly or indirectly by the appropriate government or the local authority or a government company or a corporation or the cooperative society. If any department, organization, undertaking, establishment, enterprises, institution, office, branch or unit which is established, owned, controlled, wholly or substantially financed by the fund provided by the directly or indirectly by the appropriate government, by the local authority, government company, corporation or the cooperative society includes in the term the workplace as per the 2A. In addition to that, any private sector organization, these are the government sector organization, any private sector organization or a private venture, undertaking, enterprises, institution, establishment, society, trust, non-governmental organization, unit or service provider carrying on the commercial, professional, vocational, educational, entertainmental, industrial, health services, financial activities including the production, supply, sale, distribution of service. These private institutions are also the workplace for the purpose of this act. Hospitals and nursing homes are also the workplace for the purpose of this act. Any sports institution, stadium, sports complex, competition, game venue
whether residential or not, used for the training, sports or the other activities relating thereto, all these are also included in the definition of the workplace. Any place visited by the employee arising out of or the during the course of the employment, including the transportation by the employer for the undertaking the such journey, these are also included in the workplace. If during the journey, if any harassment is caused, considered the workplace for the purpose of this act. And a dwelling place or house is also included in the definition of the workplace for the purpose of this act. All these first to 6 includes in the definition of the workplace for the purpose of the Act 2013. कार्यस्थल शब्द का बहुत विस्तृत शब्द है वो दिया गया है, महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको बहुत वाइडर है वो अर्थ है वो दिया गया, बहुत वाइड परिभाषा दी गई है। ये 1 से लेकर और 6 तक में कवर होने वाले सभी जो संस्थान है वो क्या है, वर्क प्लेस है, ये कार्यस्थल है इस अधिनियम के पर्पज के लिए। कार्यस्थल के अंतर्गत निम्नलिखित है या निम्नलिखित शामिल है, क्या शामिल है? ऐसा कोई विभाग, संगठन, उपक्रम, स्थापन, उद्यम, संस्था, कार्यालय, शाखा या यूनिट जो समुचित सरकार के द्वारा या स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा या किसी सरकारी कंपनी के द्वारा या किसी निगम के द्वारा या सरकारी सोसाइटी के द्वारा क्या किया गया है, स्थापित किया गया है, उसको उनके स्वामित्व में इन 5 प्रकार के जो अथॉरिटीज है इनके नियंत्रण के अधीन है, पूर्णतः या भाग जो सारता है इनके द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इनको फंडिंग की जाती है या पैसा उपलब्ध करवाया जाता है, वित्त पोषित किया जाता है। ऐसे सारे विभाग आदि क्या है, कार्यस्थल है इस अधिनियम के पर्पज के लिए। कोई प्राइवेट सेक्टर संगठन, कोई प्राइवेट उद्यम, प्राइवेट उपक्रम, प्राइवेट संस्था, प्राइवेट स्थापन, प्राइवेट सोसाइटी, न्यास और गैर सरकारी संगठन, कोई यूनिट या सेवा प्रदाता जो वाणिज्यिक, वैयक्तिक, व्यावसायिक, शैक्षिक, मनोरंजक, औद्योगिक, स्वास्थ्य सेवाएं या वित्तीय क्रियाकलाप करता है और जिसके अंतर्गत उत्पादन, प्रदाता, विक्रय, वितरण और सेवा आदि भी प्रदान करना है वो शामिल है। ये प्राइवेट सेक्टर संगठन आदि भी क्या है, इस अधिनियम के पर्पज के लिए क्या है, वर्क प्लेस है, कार्यस्थल है। इवन अस्पताल या कोई नर्सिंग होम या परिचर्या गृह है वो भी क्या है, कार्यस्थल है। वहां पर भी कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट होगा तो उससे प्रोटेक्ट किया गया है महिलाओं को, यह एक्ट लागू होगा उस केस में। प्रशिक्षण, खेलकूद, उनसे संबंधित अन्य क्रियाकलापों के लिए प्रयुक्त कोई खेलकूद संस्थान है, कोई स्टेडियम है, खेलकूद प्रक्षेत्र है, प्रतिस्पर्धा है, क्रीड़ा का या खेल का मैदान है, चाहे वो आवासीय है या नहीं, ये भी क्या है, ये भी कार्यस्थल माना जाएगा इस अधिनियम के पर्पज के। नियोजन से उद्भूत और उसके प्रक्रम के दौरान कर्मचारी के द्वारा परिदर्शित कोई स्थान जिसके अंतर्गत यात्रा करने के लिए नियोजक द्वारा उपलब्ध करवाया गया परिवहन भी शामिल है। वो परिवहन के दौरान या यात्रा के दौरान भी यदि कोई सेक्सुअल हैरेसमेंट का एक्ट होता है वो परिवहन भी कार्यस्थल माना जाएगा। वो ट्रांसपोर्टेशन जो है, बस है या अन्यथा जो है, वो भी कार्यस्थल माना जाएगा और उस कंडीशन में भी ये इस एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे। और लास्ट में कोई निवास स्थान है या कोई गृह है, ये भी क्या है, कार्यस्थल है इस अधिनियम के पर्पज के। तो इन 6 में से किसी भी कैटेगरी में, पहली कैटेगरी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट एटसेट्रा है, सेकंड प्राइवेट एटसेट्रा है, थर्ड में ये हॉस्पिटल और नर्सिंग होम है, फोर्थ में ये स्पोर्ट्स एटसेट्रा है, फिफ्थ के अंदर कोई ट्रांसपोर्टेशन और अदर कोई प्लेसेज है वो, और सिक्स में ड्वेलिंग हाउस और हाउस है। तो इनमें से किसी में भी कवर होने वाला कोई स्थान है वो क्या है, कार्यस्थल है इस अधिनियम के पर्पज के। दूसरा क्वेश्चन ये आ सकता है आपके सामने, एक्सप्लेन द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द जुडिक्शन ऑफ द लोकल कंप्लेंट्स कमेटी अंडर द एक्ट 2013। स्थानीय परिवार समिति के गठन और अधिकारिता को समझाइए इस अधिनियम 2013 के अधिनियम के अंतर्गत। सेक्शन 6 is concerned to the constitution and the jurisdiction of the local committee. Answer of the this question is section 6. Subsection first, every district officer shall constitute in the district concerned a committee to be known as a local committee to receive the complaints of the sexual harassment from the
establishment where the internal committee has not been constituted due to the having the less than 10 workers, where the internal committee has not been constituted due to the having the less than 10 workers, or if the complaint is against the employer himself. In these two purposes, the every district officer shall constitute a committee which is known the local complaint committee under subsection 1st of the section 6 for every district. Subsection 2, the district officer shall designate the one nodal officer in the every block, taluka or the tehsil in a rural or the tribal area, and a ward and municipality in the urban area to receive the complaints and forward the same to the concerned local committee within a period of the 7 days. And subsection 3, the jurisdiction of the local committee shall extend to the area of the district where it is constituted. First subsection is concerned to the constitution and subsection 3 is concerned to the jurisdiction. स्थानीय परिवार समिति का गठन और उसकी अधिकारिता या क्षेत्राधिकार ये धारा 6 में समझाया गया है, या धारा 6 इस प्रश्न का उत्तर होगी। हाँ सर, हमें एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर में थोड़ा सा डिफरेंस बता दीजिए। घर के मालिक में और किराएदार में कोई अंतर है क्या? नहीं सर, इसमें नियोजन में फर्स्ट पॉइंट में ये है कि स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इस निमित्त आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट कोई नियोजक जो नौकरी दे रहा है, नियोजक जो नौकरी प्राप्त कर रहा है। आप आज एडीजे के लिए तैयारी कर रहे हो, हाईकोर्ट आपका या राजस्थान सरकार नियोजक है और आप नौकरी में जाओगे तो आप नियोजित ही है, इसमें क्या समझाना? वो देखेंगे, उसको लास्ट में डाउट में पूछना आप, है ना। जब ये चीजें समाप्त हो जाए तो उसके बाद जब कुछ भी नहीं बचेगा फिर आपकी बात सुनेंगे। जब तक हम बोल रहे हैं तब तक केवल सुनने का काम है आपका। यस, प्रत्येक जिला अधिकारी जो है, डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटी है इस सेक्शन 6 के अंदर संबंधित जिले में, कहां पर? संबंधित जिले के अंदर है, ऐसे स्थापनों से जहां 10 से कम कर्मकार होने के कारण आंतरिक परिवाद समिति का गठन नहीं हो पाया। क्योंकि आंतरिक परिवाद समिति का गठन जो भी सेक्शन 4 में या जिसमें भी होता है उसके लिए कम से कम 10 कर्मकार होने आवश्यक है, 10 एम्प्लॉय होने आवश्यक है। तो 10 से कम एम्प्लॉय होने के कारण वहां गठन नहीं हो पाया है, एक तो उस स्थापन के लिए, और दूसरा जब परिवाद स्वयं नियोजक के विरुद्ध हो, एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही सेक्सुअल हैरेसमेंट की कोई कंप्लेंट हो, इन दोनों में से किसी मैटर को डील करने के लिए लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद को ग्रहण करने के लिए स्थानीय परिवाद समिति का है वो गठन किया है, वो जाएगा जिला अधिकारी के द्वारा प्रत्येक जिले के लिए उपधारा 1 के अंतर्गत। जिला अधिकारी ग्रामीण जनजातीय क्षेत्र में, प्रत्येक ब्लॉक, तालुका और तहसील में, शहरी क्षेत्र में वार्ड, नगरपालिका में परिवाद ग्रहण करने के लिए और 7 दिन की अवधि के भीतर उसको संबंधित स्थानीय परिवाद समिति को भेजने के लिए एक नोडल अधिकारी को भी है वो पदाभिहित करेगा। ये इनिशियली कंप्लेंट है वो इनके पास आएगी और ये आगे फॉरवर्ड करेंगे स्थानीय परिवाद समिति को विद इन 7 डेज। स्थानीय परिवाद समिति की अधिकारिता का विस्तार कहां तक होगा? जिले के उन क्षेत्रों पर होगा जिसके लिए वो समिति गठित की गई है। यदि पूरे जिले के लिए की गई है तो पूरे जिले का होगा, और कोई यदि डिस्ट्रीब्यूशन है उसका तो ऐसी कंडीशन में जिस जिले के जिस क्षेत्र के लिए गठित की गई है वहां तक उससे वो स्थानीय परिवाद समिति का क्षेत्राधिकार होगा। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोविजन एज टू द कंप्लेंट टू द सेक्सुअल हैरेसमेंट। लैंगिक उत्पीड़न के परिवाद से संबंधित प्रावधान को समझाइए। सेक्शन 9 इज कंसर्न टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, कंप्लेंट ऑफ द सेक्सुअल हैरेसमेंट। सबसेक्शन 1, एनी अग्रीव्ड वीमेन may make in writing a complaint of the sexual harassment at workplace to the internal committee if so constituted, or the local committee in case it is no so constituted, either generally to the internal committee, and if internal committee is not constituted, in that case to the local committees which constituted under section 6 of this act. In case it is not so constituted, within a period of 3 months, this is the limitation, within a period of the 3 months from the date of the incident, and in case of the series of the incident
within a period of the 3 months from the date of the last incident. Provided that where the such complaint cannot be made in writing, the presiding officer or the any member of the internal committee or the chairperson or the any member of the local committee, as the case may be, shall render the all reasonable assistance to the women for making the complaint in writing. Provided further that the internal committee or the as the case may be the local committee may, for the reasons to be recorded in writing, extended the time limit not exceeding the 3 months if it is satisfied that the circumstances were such which prevented the women from the filing of a complaint within the said period. The second proviso empowered the internal committee or the local committee to receive the complaint after the expiration of the period of limitation 3 months if there is a sufficient cause for the delay for further 3 months, within the further 3 months. Subsection 2, where the aggrieved woman is unable to make a complaint. Aggrieved woman is unable, not capable to make a complaint on account of her physical or the mental incapacity or the death or otherwise her legal heir or the such other person, as may be prescribed may make a complaint under this section. If the concerned aggrieved women who fall under the 2A of this act is incapable to making the complaint by the physical or mental incapacity or the death or otherwise, her legal heir or the such other person may make the complaint before the internal committee or local committee as per the subsection 2 of the this act. हिंदी में देखेंगे आप धारा 9, लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद। कोई व्यथित महिला, पहला अधिकार किसका है परिवाद करने का? व्यथित महिला का, जो धारा 2A में आपने पढ़ी। कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न का परिवाद घटना की तारीख से कितनी अवधि के भीतर? 3 महीने के भीतर। और यदि श्रृंखलाबद्ध घटनाएं हो तो अंतिम जो घटना थी उस तारीख से कितने समय के भीतर? 3 महीने के भीतर। कैसे परिवाद पेश करेगी? लिखित में। लिखित में वो परिवाद पेश किया जाएगा। रिटर्न में किसको? आंतरिक समिति को। और यदि आंतरिक समिति का गठन है वो नहीं हुआ है तो किसको? स्थानीय समिति को है वो परिवाद कर सकती है। ऐसा परिवाद करने का उसका अधिकार है यदि लैंगिक उत्पीड़न का कोई कृत्य हुआ हो। परंतु जहां ऐसा परिवाद लिखित में नहीं किया जा सकता है तो ऐसी कंडीशन में आंतरिक समिति का जो पीठासीन अधिकारी होगा या कोई सदस्य है या स्थानीय समिति का जो अध्यक्ष है या कोई सदस्य है वो महिला को लिखित में परिवाद करने के लिए सभी युक्त सहायता प्रदान करेंगे। रीजनेबल असिस्ट किया जाएगा कि वो रिटर्न में कंप्लेंट है वो पेश कर सके। परंतु यह और है कि यदि आंतरिक समिति या स्थानीय समिति लेखबद्ध कारणों से 3 महीने से अनधिक की समय सीमा को विस्तारित कर सकती है। जो 3 महीने का ये टाइम था, इस टाइम को फर्दर नॉट एक्सीडिंग 3 मंथ्स है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। अगले 3 महीने में भी ली जा सकते हैं परिवाद को। कब? जब यह समाधान हो जाए आंतरिक समिति को या स्थानीय समिति को कि परिस्थितियां ऐसी थी कि उस महिला को उस 3 महीने की अवधि के भीतर परिवाद पेश करने से निवारित किया गया था या परिवाद पेश नहीं करने का या विलंब का पर्याप्त कारण है, सफिशिएंट कॉज है, ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है तो ऐसी कंडीशन में अगले 3 महीने में भी परिवाद स्वीकार किया जा सकता है। ये डिस्क्रिशनरी पावर है इंटरनल कमेटी का और उसका लोकल कमेटी का। सबसेक्शन 2, व्यथित महिला अपनी शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण, मृत्यु के कारण या अन्य किसी कारण से भी यदि परिवाद करने में, व्यक्तिगत रूप से परिवाद करने में असमर्थ है तो ऐसी कंडीशन में उसकी तरफ से परिवाद कौन कर सकता है? लैंगिक उत्पीड़न का वारिस कर सकता है कोई या अन्य कोई व्यक्ति कर सकता है। विधिक वारिस कर सकता है या अन्य व्यक्ति कर सकता है। जो विहित किया जाए, नियमों में जो विहित किया जाए वो कर सकता है। धारा 9 के अधीन परिवाद है वो पेश कर सकता है, ऐसा उनका भी पेश करने का अधिकार है। जब शारीरिक या मानसिक असमर्थता के कारण नहीं कर पा रहे या मृत्यु ही हो गई तो लीगल एयर ही करेंगे ऑब्वियसली, या अन्य किसी कारण से परिवाद करने में असमर्थ है तो ऐसी कंडीशन में उसकी तरफ से विधिक वारिस कर सकता है। अन्य व्यक्ति के केस में विहित है, विधिक वारिस में तो उसका सन, डॉटर एट सकता है, जो भी लीगल एयर की डेफिनेशन में आता है वो कर सकता है। अदर कोई पर्सन भी कर सकता है जिनको नियमों में कहीं कवर होता हो,
परिवाद है वो सेक्शन 9 का जो भी लिमिटेशन पीरियड वगैरह दे रखा उसमें किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द प्रोविजन एज टू द इंक्वायरी टू द कंप्लेंट। परिवाद की जांच से संबंधित प्रावधानों को समझाइए। सेक्शन 11 इज कंसर्न टू द इंक्वायरी इनटू द कंप्लेंट। सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 10, द इंटरनल कमिटी, subject to the provision of the section 10, the internal committee or the local committee as the case may be shall, where the respondent is an employee, where the respondent is an employee, proceed to make the inquiry into the complaint in accordance with the provision of the service rules applicable to the respondent, and where no such rules exist, where no such rules exist in such manner as may be prescribed, or in case of the domestic worker, or in case of the domestic worker, the local committee shall, if prima facie case exists, forward the complaint to the police within a period of the 7 days for the registering the case under section 509 of the Indian Penal Code or the any other relevant provision of the said code where applicable. Generally, where the respondent is employee, proceed to make the inquiry according to the service rules which is applicable upon the that employee, and if service rules not existed in the manner prescribed, prescribed means the prescribed by the rules under the this act, or in case of the domestic worker, if the any complaint against domestic worker, in that case aggrieved person, no respondent, respondent is the domestic worker etc. In that case, the local committee shall, if prima facie case exists, forward the complaint to the police within a period of the 7 days for the registering the case under section 509 of the IPC or other relevant provision of the said Indian Penal Code where applicable, provided that where the aggrieved women informs the internal committee or the local committee, as the case may be, that any term or condition of the settlement arrived at under subsection 2 of the section 10, 10 is concerned to the conciliation, under subsection 2 of the section 10 has not been complied with by the respondent, the internal committee or the local committee shall proceed to make an inquiry into the complaint, or as the case may be, forward the complaint to the police. If the aggrieved women inform the local committee or the internal committee, there is a conciliation between the respondent and aggrieved women, but the respondent not complied the terms and condition of that settlement, then the internal committee or the local committee shall proceed to make the inquiry into the complaint as per the service rules, or the forward the complaint to the police for registering the FIR under section 509 IPC or other relevant provision, provided further that where both the parties are employees, where both the parties are employees, the respondent or the aggrieved women both are the employees, the party shall during the course of the inquiry be given an opportunity of the being heard, and a copy of the finding shall be made available to the both the parties, enabling them to make the representation against the finding before the committee. In subsection 2, notwithstanding anything contained in the section 509 of the Indian Penal Code, the court may, when the respondent is convicted of the offence, order the payment of the such sum as it may consider appropriate to the aggrieved women by the respondent, having regard to the provision of the section 15. 15 is concerned to the compensation. The certain compensation may be awarded in favor of the aggrieved women and against the respondent. In addition to the conviction, the court having the power to make the payment by the respondent to the aggrieved person as a compensation. Subsection 3, for the purpose of the making an inquiry under subsection 1st, the internal committee or the local committee, as the case may be, shall have the same power as vested in a civil court under the Code of Civil Procedure 1908 when trying a suit in respect of the following matters, namely. Subsection 3 is concerned to the internal committee or the local committee having the power of the civil court conferred under the Civil Procedure Code in respect of any suit. What powers? Summoning and enforcing the attendance of any person and examining
him on oath, requiring the discovery and the production of the documents, any other manner which may be prescribed. And subsection 4, the inquiry under subsection 1st shall be completed within the period of the 90 days. It is the time limit for the completion of the inquiry under section 11. Limitation period to complete the inquiry. धारा 11 आप देखेंगे परिवाद की जांच। धारा 10 के उपबंधों के अधीन रहते हुए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति, जहां प्रत्यर्थी कोई कर्मचारी है, कोई कर्मकार है, रेस्पोंडेंट जो है, जो किसी एस्टेब्लिशमेंट एटसेट्रा का है, वो वर्कमैन है और उसने यदि हैरेसमेंट का कार्य किया है अनदर वर्कमैन के अगेंस्ट या किसी है वो लेमैन के प्रति, तो वहां प्रत्यर्थी को लागू होने वाले सेवा नियमों के अनुसार यदि नियम ऐसे विद्यमान है तो जांच की जाएगी, और यदि ऐसे नियम विद्यमान नहीं है तो ऐसी रीति से जो विहित की जाए, विहित रीति से है वो जांच की जाएगी उस परिवाद के अंदर और कार्रवाई की जाएगी उस जांच करने के बाद। जांच करने की कार्रवाई की जाएगी मीन्स एक तरीके की विभागीय कार्रवाई है, ये डिपार्टमेंटल वो एक्शन है, डिसिप्लिनरी है वो इंक्वायरी है। किसी घरेलू कर्मकार की दशा में स्थानीय समिति यदि प्रथम दृष्टया मामला विद्यमान है, प्रामा फेसी केस है वो बन रहा है सेक्सुअल हैरेसमेंट का, तो ऐसी कंडीशन में भारतीय दंड संहिता की धारा 509 और 354A और अन्यथा जो प्रावधान है उन सुसंगत प्रावधानों के अंदर एफआईआर दर्ज करने या मामला रजिस्टर्ड करने के लिए उस वो परिवाद को पुलिस को है वो भेजा जाएगा। परंतु जहां व्यथित महिला आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को यह सूचना देती है कि जो धारा 10 के उपधारा 2 के अंतर्गत प्रत्यर्थी और व्यथित महिला के बीच में सुलह या समझौता हुआ था, उस समझौते के निर्बंधन और शर्तें जो थी उसकी प्रत्यर्थी के द्वारा अनुपालना नहीं की गई है, रेस्पोंडेंट ने उन शर्तों की पालना है वो नहीं की है, ये यदि सूचना दी जाती है व्यथित महिला के द्वारा सुलह होने के बाद, समझौता होने के बाद भी क्या है, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जो है वो उसमें परिवाद की जांच करने के लिए कार्रवाई करेगी, या जहां पुलिस को भेजना आवश्यक है तो वहां पुलिस को है वो परिवाद को भेजा जाएगा 509 आईपीसी में, 354A या अन्य जो प्रावधान है आईपीसी के उनके अंदर एफआईआर दर्ज करने के लिए। परंतु यह और है कि दोनों पक्षकार यदि कर्मचारी है, व्यथित महिला और प्रत्यर्थी दोनों यदि एम्प्लॉय थे, तो वहां पक्षकारों को जांच के अनुक्रम में ये जो डिपार्टमेंटल या विभागीय जो जांच होगी इसके दौरान सुनवाई का है वो अवसर दिया जाएगा, या ये जो स्थानीय समिति या आंतरिक समिति जो भी जांच कर रही है ये जांच के दौरान है वो सुनवाई का अवसर देंगे दोनों कर्मचारियों को। निष्कर्ष की प्रति दोनों पक्षकारों को समिति के समक्ष है वो निष्कर्ष के विरुद्ध अभ्यावेदन करने में उनको समर्थ बनाने के लिए उपलब्ध करवाई जाएगी। सुनवाई के दौरान भी अवसर दिया जाएगा। कंक्लूजन क्या है कमेटी का, वो कंक्लूजन की कॉपीज भी दी जाएगी ताकि वो उसके अगेंस्ट है वो रिप्रेजेंटेशन या अपना अभ्यावेदन पेश कर सके। सबसेक्शन 2, भारतीय दंड संहिता की धारा 509 में किसी बात के होते हुए भी न्यायालय जब 509 में और आईपीसी के अन्य प्रावधानों के अंदर है वो एफआईआर हुई, चार्जशीट आई, कोर्ट अल्टीमेटली उसको कन्विक्ट करता है डोमेस्टिक वर्कर के केस में या अन्यथा, तो उस कंडीशन में न्यायालय जब प्रत्यार्थी को अपराध का सिद्ध दोष ठहराता है, दोषित ठहराता है, तब धारा 15 के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए प्रत्यर्थी द्वारा व्यथित महिला को ऐसी राशि के संदाय का जो वो समुचित समझे आदेश कर सकता है। कन्विक्शन करने वाला कोर्ट धारा 15 का प्रतिकर का आदेश है व्यथित महिला के पक्ष में और प्रत्यर्थी के विरुद्ध कर सकता है यदि कॉम्पेंसेशन दिलाया जाना आवश्यक समझता है। उन सभी तथ्यों पर विचार करने के बाद, उन सभी मामलों पर विचार करने के बाद जो सेक्शन 15 में दे रखे हैं ABCDE एटसेट्रा में। सबसेक्शन 3, उपधारा 1 के अधीन जांच के प्रयोजन के लिए यथास्थिति आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को वही शक्तियां होगी, कौन सी, जो सिविल न्यायालय को दे रखी है, वही शक्तियां होगी जो किसी वाद का विचारण करते समय CPC 1908 के अंतर्गत किसी सिविल न्यायालय में निहित है, वो सिविल कोर्ट की ये ABC में कवर होने वाली सभी शक्तियां हैं वो स्थानीय समिति में और परिवाद समिति में भी है वो आंतरिक समिति में भी निहित हुई। इट मीन्स ये स्थानीय समिति और आंतरिक समिति भी समन जारी कर सकती है और शपथ पर परीक्षा कर सकती है सिविल कोर्ट की तरह, दस्तावेज को प्रकटीकरण और पेश करने की अपेक्षा कर सकती है, और अन्य कोई विषय जो है जो सिविल कोर्ट के द्वारा किया जा सकता है वो भी है वो इन शक्तियों का प्रयोग भी है इस आंतरिक समिति और परिवाद समिति के स्थानीय समिति के द्वारा किया जा सकता है। उपधारा जो 4 है जो टाइम लिमिट से रिलेटेड है, ये जांच जो धारा 11 की है ये कितने समय में पूर्ण करनी होगी आंतरिक समिति को या उस स्थानीय समिति को, 90 दिन के भीतर।
90 डेज में वो कंप्लीट करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which things shall have regard by the internal committee or the local committee to determine the compensation under section 15 of the act 2013। प्रतिकर का अवधारण करते समय धारा 15 के अंतर्गत आंतरिक समिति या स्थानीय समिति किन बातों को ध्यान में रखेगी? डिटर्मिनेशन ऑफ द कॉम्पनसेशन फॉर द पर्पज ऑफ द डिटरमाइनिंग द सम्स टू बी पेड to the aggrieved women under the clause 2 of the subsection 3 of the section 13, the internal committee or the local committee, as the case may be, shall have regard to shall have regard to what? The mental trauma, pain, suffering, emotional distress caused to the aggrieved women, the loss in the career opportunity due to the incident of the sexual harassment, medical expenses incurred by the victim for the physical or psychiatric treatment, the income and the financial status of the respondent, and the feasibility of the such payment in lump sum or in installments. All these points, all these factors, all these things shall regard by the internal committee or the local committee at the time of the determination of the compensation as per the section 15 of the this act. धारा 15 में प्रतिकर का जब अवधारण किया जाएगा धारा 13 की उपधारा 3 के सेकंड पॉइंट के अंतर्गत व्यथित महिला को देने के लिए, तो ऐसी कंडीशन में आंतरिक समिति या स्थानीय समिति जब रिकमेंडेशन या अभिशंसा ऐसी करेगी प्रतिकर दिलाने के लिए, तो उसमें किन बातों को ध्यान में रखेगी? ये 5 बातें वो ध्यान में रखी जाएगी। पहली, व्यथित महिला को कारित हुए मानसिक आघात, पीड़ा, यातना और भावनात्मक कष्ट है, इसको ध्यान में रखा जाएगा। लैंगिक उत्पीड़न की घटना के कारण वृत्ति के अवसर की जो हानि हुई है उसको ध्यान में रखा जाएगा। पीड़ित द्वारा शारीरिक या मनोचिकित्सीय उपचार के लिए उपगत चिकित्सा व्यय है, उसको ध्यान में रखा जाएगा। प्रत्यर्थी की आय और वित्तीय हैसियत क्या है, इसको ध्यान में रखा जाएगा। और एक मुश्त दिलाया जाए या किस्तों में संदाय किया जाए, इसकी उपलब्धता या संभाव्यता जो है उसको भी वो ध्यान में रखा जाएगा। Next, explain the provision as to the appeal under the Act 2013। महिलाओं का कार्यस्थल पर सो एंड सो एक्ट 2013 के अंदर अपील से संबंधित प्रावधानों को समझाइए। सेक्शन 18 is concerned to the answer of the this question. What provided under section 18? Any person aggrieved from the recommendation made under the subsection 2 of the section 13 or under the clause 1st or clause 2nd of the subsection 3rd of the section 13 or the subsection 1st or the subsection 2nd of the section 14 or the section 17 or the non-implementation of the such recommendation may prefer an appeal to the court or the tribunal. May prefer the appeal to the court or the tribunal in accordance with the provision of the service rules applicable to the said person, or where no such service rule exists, then without prejudice to the provision contained in any other law for the time in force, the person aggrieved may prefer an appeal in the such manner as may be prescribed. As may be prescribed means the prescribed by the rules made under this act. And the subsection 2, the appeal under subsection 1st shall be preferred within a period of the 90 days of the recommendation. Within a 90 days of the recommendations, it is the limitation period to prefer the appeal under the subsection 1st of the section 18. May be preferred before the court if the any order of the conviction etc. or the compensation made by the any court, or the tribunals if the service rules exist like a RAT or the any other tribunal, और द बेबी यानी कोई सुपीरियर ऑफिसर अकॉर्डिंग टू द सर्विस रूल्स। हिंदी में देखेंगे आप धारा 18, धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन, धारा 13 की उपधारा 2 के अधीन, धारा 13 की उपधारा 3 के खंड फर्स्ट के अधीन, खंड सेकंड के अधीन, धारा 14 की उपधारा 1 के अधीन, धारा 14 की उपधारा 2 के अधीन, धारा 17 के अधीन की गई सिफारिश। इन सभी धाराओं में धारा 13 की उपधारा 2, धारा 13 की उपधारा 3 के क्लॉज फर्स्ट और सेकंड, इसमें कोई रिकमेंडेशन की है, धारा 14 की उपधारा 1 या 2 में रिकमेंडेशन है, या 17 के अंतर्गत कोई रिकमेंडेशन है, या इन सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किए जाने से कोई व्यथित है व्यक्ति
सिफारिशों से व्यथित है या सिफारिश की कंप्लाइंस नहीं होने से व्यथित है। सिफारिश करने से भी कोई व्यथित हो सकता है जिसके खिलाफ सिफारिश की गई है, और कंप्लाइंस नहीं होने से कौन व्यथित हो सकता है, जिसके फेवर में कोई रिकमेंडेशन थी। इन दोनों में से कोई भी एबो एग्रीव्ड हो सकता है। उस व्यक्ति को लागू होने वाले सेवा नियमों के उपबंधों के अनुसार वो न्यायालय में कर सकता है अपील, या ट्रिब्यूनल में कर सकता है सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग। न्यायालय में होता हो तो न्यायालय में होगा, और ट्रिब्यूनल यदि में होता है सेवा नियमों के अनुसार तो ट्रिब्यूनल में। और यदि ऐसे सेवा नियम विद्यमान ही नहीं हो, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हो, तो ऐसी कंडीशन में तत्समय प्रवृत्त किसी विधि पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना व्यथित व्यक्ति ऐसी रीति से विहित की जाए अपील कर सकता है। मींस विहित रीति से अपील कर सकता है। विहित का मतलब क्या है, जो रूल्स में नियमों में कोई मैनर बता रखा है उस मैनर से अपील की जा सकती है, और उस ट्रिब्यूनल उस अथॉरिटी के एबो पास से वो अपील की जा सकती है। उपधारा 2 जो परिसीमा काल की है कि इस धारा 18 के अंतर्गत उपधारा 1 में जो अपील पेश की जाएगी उसका लिमिटेशन पीरियड क्या होगा, चाहे वो ट्रिब्यूनल के सामने जा रही है और चाहे कोर्ट के सामने जा रही है अपील, 90 दिन। कहां से, सिफारिश की तारीख से। जिस दिन रिकमेंडेशन की है 13 के सबसेक्शन 1, 2, 14 के सबसेक्शन 1, 2 या 17 की, उस अभिशंसा करने, उस सिफारिश करने की तारीख से 90 दिन के भीतर है वो ऐसी अपील की जाएगी उपधारा 2 के अनुसार। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर अंडर द 2013 एक्ट। ये 2013 का जो अधिनियम है इसमें नियोजक के कर्तव्यों का उल्लेख करिए, ऐसा मेंस में कोई क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। ड्यूटीज ऑफ द एम्प्लॉयर गिवन अंडर सेक्शन 19 ऑफ द दिस एक्ट, every employer shall provide a safe working environment at the workplace, which shall include the safety from the persons coming into the contact at the workplace, display at any conspicuous place in the workplace the penal consequences of the sexual harassment and the order constituting the internal committee under subsection 1 of the section 4. Organize the workshops and the awareness program at regular intervals for the sensitizing the employees with the provision of the act, and the orientation programs for the members of the internal committee in the manner as may be prescribed. To provide the necessary facilities to the internal committee or the local committee as the case may be for the dealing with the complaint and the conducting an inquiry, assisting in securing the attendance of the respondent and the witnesses before the internal committee or the local committee as the case may be. Make available the such information to the internal committee or the local committee as the case may be as it may required, having regard to the complaint made under the subsection 1 of the section 9. To provide the assistance to the women, if she chooses to file a complaint in relation to the offence under the Indian Penal Code or the any other law for the time being in force, maybe POCSO or the any other law. Cause to initiate the action under the Indian Penal Code or the any other law for the time being in force against the perpetrator, or if the aggrieved women so desire, where the perpetrator is not an employee in the workplace at which the incident of the sexual harassment took place. Treat the sexual harassment as a misconduct under the service rules and initiate the action for the such misconduct, and monitor the timely submission of the reports by the internal committees. All these are the A to J duties of the employer, mandatory duties of the employer. Shall word is used under the section 19 of this act. ये नियोजक के क्या है, आज्ञात्मक कर्तव्य है धारा 19 के अनुसार। प्रत्येक नियोजक किन कर्तव्यों की पालना करेगा, ये जो क से लेके और जहां तक भी यहां तक में कवर हो रहे हैं 10 प्रकार के कर्तव्य है वो दे रखे हैं इसमें। कार्यस्थल पर सुरक्षित कार्य वातावरण उपलब्ध करवाएगा, जिसके अंतर्गत कार्यस्थल पर संपर्क में आने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा भी शामिल है। दूसरी बात, लैंगिक उत्पीड़न के शास्तिक जो परिणाम है, पीनल दांडिक जो परिणाम है, और धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने वाला जो आदेश है वो कार्यस्थल में सहजदर्शी स्थान पर प्रदर्शित है वो करेगा, उसको है वो एग्जिबिट किया जाएगा, लगाया जाएगा। अधिनियम के उपबंधों से कर्मचारियों के सुग्राह्य बनाने के लिए नियमित अंतरालों में
कार्यशालाएं वो आयोजित करेगा और जानकारी या जागरूकता जो कार्यक्रम है वो आयोजित करेगा और आंतरिक समिति के सदस्यों के लिए अभिविन्यास जो कार्यक्रम है विहित रीति से वो आयोजित करेगा। सुग्राह्य बनाने के लिए कार्यशालाएं वर्कशॉप्स है वो आयोजित किए जाएंगे, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाए जाएंगे, जागरूकता कार्यक्रम और अभिविन्यास या ये सैनिटाइजेशन, उनका जो सेंसिटाइजेशन जो प्रोग्राम्स है वो भी उनको ट्रेंड करने के लिए वो आयोजित किए जाएंगे। नेक्स्ट वन, आंतरिक समिति या स्थानीय समिति को परिवाद पर कार्रवाई करने और जांच का संचालन करने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध करवाएगा। जो भी नेसेसरी फैसिलिटी रिक्वायर्ड है वो आवश्यक सुविधाएं वो उपलब्ध करवाई जाएगी। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के समक्ष प्रत्यार्थी और जो साक्षी है उनकी हाजिरी को सुनिश्चित करने में सहायता करेगा। यदि उनको जिस दिन जाना है विटनेसेस को या रेस्पोंडेंट को तो उनको छुट्टी देगा वगैरह, इस तरीके से वो असिस्ट करेगा। वो यथास्थिति आंतरिक समिति और स्थानीय समिति को ऐसी जानकारी उपलब्ध करवाएगा जो धारा 9 की उपधारा 1 के अधीन किए गए परिवाद को ध्यान में रखते हुए अपेक्षित हो। कोई इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है सेक्शन 9 में की जा रही कंप्लेंट के संदर्भ में तो वो सूचना या वो जानकारी है वो उपलब्ध करवाई जाएगी। नेक्स्ट, महिला को यदि वो भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अपराध के संबंध में कोई परिवाद पेश करना है, उसका चयन करती है वो, तो उस परिवाद को पेश करने में या एफआईआर दर्ज करने में उसकी सहायता प्रदान है वो करेगा। ऐसे कार्यस्थल में जिसमें लैंगिक उत्पीड़न की घटना हुई है, अपराधकर्ता के विरुद्ध या यदि व्यथित महिला ऐसी वांछा करती है तो अपराधकर्ता के कोई कर्मचारी जो नहीं है भारतीय दंड संहिता या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अंदर कार्रवाई आरंभ करवाएगा। उनके अगेंस्ट जो है वो प्रोसीडिंग इनिशिएट है वो करवाएगा। ये भी उसकी अब ड्यूटी है। जो अपराध करने वाला है उसके विरुद्ध या कर्मचारी नहीं है, कर्मचारी से भिन्न कोई दूसरा कोई वो व्यक्ति था जो एम्प्लॉय की कैटेगरी में नहीं आता है, उसने यदि सेक्सुअल हैरेसमेंट का कोई कार्य किया है वर्क प्लेस में तो ऐसी उसके अगेंस्ट भी है वो प्रोसीडिंग इनिशिएट करवाने में असिस्ट करेगा, हेल्प करेगा। वो लैंगिक उत्पीड़न को सेवा नियमों के अधीन कदाचार मानेगा, वो मिसकंडक्ट मानेगा और जिसने भी किया उसको सर्विस से डिसमिस एटसेट्रा वो करने की उसकी वो ड्यूटी होगी और उसके विरुद्ध कदाचार में कार्रवाई आरंभ करेगा या डिपार्टमेंटल उसके खिलाफ वो कार्रवाई भी है वो ओपन की जाएगी। और लास्ट, आंतरिक समिति द्वारा रिपोर्टों को समय पर वो प्रस्तुत किए जाने की मॉनिटरिंग भी है वो की जाएगी। ये 10 प्रकार के कर्तव्य जो है ए से लेके और यहां तक में दे रखे हैं, ये नियोजक के मैंडेटरी कर्तव्य है। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द पावर ऑफ द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू कॉल द इंफॉर्मेशन एंड टू इंस्पेक्ट द रिकॉर्ड। समुचित सरकार की धारा 25 के अंतर्गत सूचना मांगने और निरीक्षण करने की शक्ति को समझाइए। पावर टू कॉल फॉर द इंफॉर्मेशन एंड इंस्पेक्शन ऑफ द रिकॉर्ड्स। सबसेक्शन फर्स्ट, द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ऑन बीइंग सेटिस्फाइड दैट इट इज नेसेसरी इन द पब्लिक इंटरेस्ट, it is necessary in the public interest or in the interest of the women employees or in the interest of the women employees at a workplace to do so by order in writing, call upon the any employer or the district officer or furnish in writing the such information relating to the sexual harassment as it may require. Authorize the any officer. Appropriate government may authorize the any officer to make the inspection of the records and a workplace in relation to the sexual harassment, who shall submit a report of the such inspection as to within the such period as may be specified in the order. And every employer and a district officer shall produce on the demand before the officer making the inspection all the information, records and other documents in his custody having a bearing on the subject matter of the such inspection. सूचना मांगने और अभिलेख का निरीक्षण करने की शक्ति किसकी? समुचित सरकार की। समुचित सरकार, धारा 25 के अंदर समुचित सरकार को एम्पावर किया गया है, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। वो सेंट्रल के संदर्भ में जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट के संदर्भ में स्टेट गवर्नमेंट हो सकती है, स्टेट कॉर्पोरेशन एटसेट्रा अंडरटेकिंग एटसेट्रा के संदर्भ में। समुचित सरकार को यह समाधान हो जाने पर लोक हित में, पहला आधार उसका क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट में, या दूसरा आधार महिला कर्मचारियों के हित में। पब्लिक हित में या महिला कर्मचारियों के हित में एक्शन लिया जाना आवश्यक है
कार्यस्थल पर महिला कर्मचारियों के हित में आवश्यक है। लिखित आदेश द्वारा समुचित सरकार क्या कर सकती है, कुछ सूचनाएं मांग सकती है और इंस्पेक्शन के लिए कुछ अधिकारियों को प्राधिकृत भी कर सकती है। लिखित आदेश के द्वारा किसी नियोजक को या जिला अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में ऐसी लिखित सूचना जो अपेक्षित हो प्रस्तुत करने की मांग कर सकती है। रिटर्न इंफॉर्मेशन जो है वो मंगवा सकती है एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर से, जो ठीक लगता है कंसर्न समुचित सरकार को। दूसरा, किसी अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंध में अभिलेख और कार्यस्थल का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकृत कर सकती है। किसी अधिकारी को लैंगिक उत्पीड़न के संबंधित रिकॉर्ड है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए और जो वर्क प्लेस है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए समुचित सरकार है वो ऑथराइज कर सकती है, और जो ऐसी अवधि के भीतर जो आदेश में विनिर्देश की जाए निरीक्षण की रिपोर्ट है वो अल्टीमेटली एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को पेश करेगा। क्या ड्यूटी रहेगी नियोजक और जिला अधिकारी की जब ऐसा अधिकारी इंस्पेक्शन के लिए जाएगा जिसको एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने ऑथराइज किया है? प्रत्येक नियोजक और जिला अधिकारी मांग किए जाने पर निरीक्षण करने वाले अधिकारी के समक्ष उनकी जो अभिरक्षा में सूचनाएं हैं, अभिलेख है और अन्य दस्तावेज है, सूचनाएं, अभिलेख और अन्य दस्तावेज, इनको है वो प्रस्तुत करेंगे और निरीक्षण की विषय वस्तु से संबंधित होनी चाहिए। निरीक्षण की विषय वस्तु से संबंधित सूचनाएं, अभिलेख और दस्तावेज वो प्रोड्यूस करेंगे, पेश करेंगे। ये कंसर्न एम्प्लॉयर और डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर की ड्यूटी है उस इंस्पेक्टिंग ऑफिसर के समक्ष। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द प्रोविजन एज टू द कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस बाय द कोर्ट। न्यायालय के द्वारा अपराधों के संज्ञान लेने के बारे में इस अधिनियम में क्या प्रावधान है, इनको समझाइए। ऐसा कोई क्वेश्चन भी मेंस में आपके सामने आ सकता है। कॉग्निजेंस ऑफ द ऑफेंस बाय द कोर्ट्स, सेक्शन 27 इज कंसर्न टू द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27, ऐसा आप लिख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 27 ऑफ द एक्ट 2013। No court shall take cognizance. No court shall take cognizance of the any offence punishable under this act or the any rule made thereunder, save on the complaint made by the aggrieved women or the any person authorized by the internal committee or the local committee on this behalf. And subsection 2, no court inferior to that of a metropolitan magistrate or the judicial magistrate first class shall try the any offence punishable under this act. And the third one, every offence under this act shall be non-cognizable. Nature of the offence is given under the subsection 3. What is the requirement for the taking cognizance by the court? There must be a complaint made by the aggrieved person or the any person on behalf of the aggrieved person. No cognizance on the police report or the any other material. There must be a complaint as per the subsection first. And which court are competent to taking cognizance under this act? No court inferior to the MM or the judicial magistrate first class. Try the any offence punishable under this, like the provision given under the NI Act. महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट से निम्न श्रेणी का कोई भी न्यायालय वो इसमें विचारण नहीं कर सकता इस अधिनियम के अंतर्गत अपराध। मीन्स ये कोर्ट कर सकते हैं और इनसे जो सुपीरियर ग्रेड के कोर्ट है वो कर सकते हैं। एंड सबसेक्शन 3, अपराध की प्रकृति क्या होगी? इस एक्ट के अंतर्गत कोई अपराध बनता भी है, यदि रिकमेंडेशन की कंप्लाइंस नहीं करने से बनता है या अन्यथा बनता है, उस अपराध की प्रकृति क्या होगी? नॉन कॉग्निजेबल, असंज्ञेय वो अपराध होगा। हिंदी में देखेंगे आप न्यायालय के द्वारा अपराधों का संज्ञान। कोई भी न्यायालय इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियमों के अधीन दंडनीय किसी अपराध का संज्ञान व्यथित महिला या आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा परिवाद किए जाने पर ही है वो करेगा, अन्यथा नहीं। कॉग्निजेंस कैसे होगा? परिवाद पर संज्ञान के लिए क्या जरूरी है? कंप्लेंट आवश्यक है, बट रिटर्न वर्ड यूज नहीं लिया गया। क्या यूज किया? परिवाद। परिवाद एग्रीव्ड जो महिला है, व्यथित महिला स्वयं कर सकती है या आंतरिक समिति या स्थानीय समिति के द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति कर सकता है। व्यथित महिला स्वयं या आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा प्राधिकृत जो पर्सन है, इन दोनों में से किसी के द्वारा परिवाद किया जा सकता है। एवरी पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेक द कंप्लेंट। प्रत्येक व्यक्ति अब वो परिवाद करने में भी सक्षम नहीं है। जैसा क्रिमिनल लॉ में अपन पढ़ते हैं कि अब कोई भी व्यक्ति है वो क्रिमिनल लॉ को मोशन में ला सकता है,
वो नियम यहां लागू नहीं होगा, ये स्पेसिफिक प्रोविजन है। यहां परिवाद या तो व्यथित महिला के द्वारा होगा अपराध के संदर्भ में, या उस आंतरिक समिति या स्थानीय समिति द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के द्वारा होगा। और कौन सा न्यायालय है वो विचारण कर सकता है ऐसे इस अधिनियम में बनने वाले अपराध या इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कोई अपराध हो रहा है? महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट, महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई न्यायालय, अवर का मतलब निम्न, इनसे निम्न श्रेणी का कोई जो न्यायालय है वो इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध का विचारण नहीं करेगा। इट मींस महानगर मजिस्ट्रेट और प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट कर सकते, बट सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट इज नॉट कॉम्पिटेंट, नॉट एम्पावर्ड टू ट्राई द ऑफेंस मेड आउट अंडर दिस एक्ट। ये कोर्ट कर सकते हैं। इनसे इंफीरियर ग्रेड के जो कोर्ट्स हैं, चाहे वो सीजीएम है या एसीजीएम है, चाहे वो सीएमएम है, एसीएमएम है, वो भी कर सकते हैं। और अपराध की प्रकृति क्या होगी, ये हालांकि सवाल नहीं था अपने सामने, बट ये भी इस अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक अपराध कैसा होगा? असंज्ञेय अपराध, नॉन कॉग्निजेबल होगा। नेक्स्ट, explain the provision as to the penalty for the non-compliance of the provision of this act। महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 के उपबंधों के अनुपालन के लिए शास्ति के प्रावधानों को समझाइए। सेक्शन 26 इज कंसर्न टू द आंसर ऑफ द दिस क्वेश्चन। पेनल्टी फॉर द नॉन कंप्लाइंस विद द प्रोविजन ऑफ द एक्ट वेयर द एम्प्लॉयर फेल्स, where the employer fails to constitute an internal committee under the subsection first of the section 4, where the employer is failed to constitute an internal committee under subsection first of the section 4 to take action under section 13, 14 and 22 and contravenes or attempt to contravene or abets the contravention of the other provision of this act or any rules made thereunder, he shall be punishable with the fine which may extend to the 50,000 rupees. Subsection 2. If any employer, after having been previously convicted of an offence punishable under this act, subsequently commits and convicted of the same offence, he shall be liable to twice the punishment which might have been imposed on a first conviction, subject to the punishment being maximum provided for the same offence, provided that in case of a higher punishment is prescribed under the any other law for the time being enforced for the offence for which the accused is being prosecuted, the court shall take the due cognizance of the same while awarding the punishment. Cancellation of his license. Cancellation of his license, withdrawal or the non-renewal or approval or the cancellation of the registration as the case may be by the government, by the local authority required for the carrying of his business or the activities. All these actions can be taken against the employer if he non-complies which especially specified under the section 26 of this act. इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुपालन के लिए शास्ति, और ये किसके विरुद्ध है? नियोजक के विरुद्ध। ये पेनल्टी किसके अगेंस्ट है? एम्प्लॉयर के अगेंस्ट है खाली। ये जनरल प्रोविजन नहीं है, स्पेसिफिक प्रोविजन है। कोई नियोजक, एम्प्लॉयर जो है, धारा 4 की उपधारा 1 के अधीन आंतरिक समिति का गठन करने में असफल रहता है तो ये इनडायरेक्ट रूप से अपराध है सेक्शन 26 में, और उसके ऊपर पेनल्टी इंपोज हो सकती है। धारा 13 और धारा 14 और धारा 22 के अधीन कार्रवाई करने में असफल रहता है तो ये भी ऑफेंस है सेक्शन 26 में एम्प्लॉयर के पार्ट में, और इस अधिनियम के अन्य उपबंध और इसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों का उल्लंघन करता है यदि एम्प्लॉयर, या उल्लंघन करने का प्रयास करता है या उल्लंघन करने का दुष्प्रेरण करता है, तो उसके ऊपर जो है इन ए, बी और सी में से कोई भी कृत्य किया है, जुर्माना जो कितना हो सकता है? 50,000 रुपए तक का हो सकता है, दंडनीय होगा। ये एक ऑफेंस होगा सबसेक्शन फर्स्ट के अंदर, और 50,000 रुपीज तक के फाइन से है वो उसको पनिश किया जा सकता है। यदि कोई नियोजक इस अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध में पूर्ववर्ती दोष से ठहराने के बाद पश्चातवर्ती उसी अपराध के लिए दोष सिद्ध होता है तो सेकंड कन्विक्शन में उसी अपराध के लिए उपबंधित अधिकतम दंड के अधीन रहते हुए पूर्ववर्ती सिद्धोष ठहराए जाने पर अधिरूपित दंड से दुगने दंड का दायी होगा। मान लो फर्स्ट कन्विक्शन में 10,000 रुपए फाइन लगा दिया, लिमिट तो 50,000 की थी, बट डिस्क्रिप्शन है कोर्ट के पास, 10,000 का इंपोज कर दिया, तो सेकंड कन्विक्शन में क्या होगा?
20,000 हो जाएगा एज पर 50 को क्रॉस नहीं कर सकता मैक्सिमम लिमिट को, बट जितना लगाया उसका दुगना हो सकता। परंतु यदि तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन ऐसे अपराध के लिए जिसके संबंध में अभियुक्त का अभियोजन किया जा रहा है कोई उच्चतर दंड विहित है, मींस फाइन से अलावा कोई इंप्रिजनमेंट वगैरह भी है, तो ऐसी कंडीशन में न्यायालय दंड देते समय उसका भी सम्यक रूप से ध्यान रखेगा या संज्ञान लेगा। सब सेकंड जो पार्ट है सरकार या स्थानीय प्राधिकारी के द्वारा उसका जो कारोबार है नियोजक का या क्रियाकलाप है, किसका कारोबार? नियोजक का। नियोजक का जो कारोबार है या क्रियाकलाप है उसको चलाने के लिए कोई लाइसेंस उसको दिया गया, अनुज्ञप्ति जो दी गई है उसको रद्द किया जा सकता है, उसका जो रजिस्ट्रीकरण है उसको समाप्त किया जा सकता है, उसका नवीनीकरण या अनुमोदन है वो नहीं किए जाने का कोई ऑर्डर है वो किया जा सकता है, या रद्द करने के लिए भी वो है वो दायी होगा। ये भी कॉन्सिक्वेंसेज रहेगी यदि नियोजक ने इस अधिनियम के अंतर्गत जो है वो अनुपालना नहीं की है जो इस सेक्शन 26 के अंतर्गत दे रखे हैं ए, बी और सी के अंदर। नेक्स्ट वन, अंडर द सेक्सुअल हैरेसमेंट ऑफ द वीमेन एट वर्कप्लेस प्रिवेंशन और प्रोहिबिशन रेड्रेसल एक्ट 2013, what action can be taken against the complainant if the internal committee or the local committee after the inquiry arrives at the conclusion that the allegation against the respondent is false or malicious? महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न निवारण प्रतिषेध और प्रतितोष अधिनियम 2013 में आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि परिवादी ने प्रत्यर्थी के विरुद्ध जो वो परिवाद पेश किया है या एलिगेशन जो लगाए गए हैं वो विद्वेषपूर्ण है या मिथ्या है, मिथ्या है या विद्वेषपूर्ण है, तो उस परिवादी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की जा सकती है, उसके अगेंस्ट क्या एक्शन लिया जा सकता है? सेक्शन 14 इज कंसर्न टू दैट पॉइंट। पनिशमेंट फॉर द फॉल्स और मैलिशियस कंप्लेंट एंड फॉल्स एविडेंस वेयर द इंटरनल कमिटी or the local committee as the case may be arrived at the conclusion that the allegation against the respondent is malicious or aggrieved women or the any other person making the complaint has made the complaint knowing it to be false, or the aggrieved women or the other person making the complaint has produced the any false or misleading document, it may be recommended, it may recommended to the employer, it may be recommended to the employer or the district officer as the case may be to take action against the women or the person who has made the complaint under subsection 1 or the subsection 2 of the section 9 as the case may be in accordance with the provision of the service rules, in accordance with the provision of the service rules applicable to her or him, or where no such service rules exist in such manner as may be prescribed. The concerned committee make the recommendation to the employer or the district officer to take action against that complainant who made the false or malicious complaint according to the service rules, or if no service rules exist, according to the prescribed manner under the rules. Rules means the rules made under this act. The last prescribe is concerned to the rules made under this act, and that rules is the service rules which is applicable upon the that employees etc. Provided that a mere inability to substitute to complaint or the provide the adequate proof need not attract the action against the complainant under this section. If the complainant is failure to produce the substantial evidence or the adequate proof, it is not the ground of the taking action under the section 14. Provided further that the malicious intent on the part of the complainant shall be established after an inquiry accordance with the procedure prescribed before any action is recommended. There must be an inquiry after the action taken for the malicious or the false complaint, and according to the prescribed manner. And subsection 2, where the internal committee or the local committee as the case may be arrived at the conclusion that during the inquiry any witness has given the false evidence. ये अपने क्वेश्चन का पार्ट है वो नहीं है, इसलिए इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। गिविंग फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड है, इसमें भी रिकमेंडेशन की जा सकती है डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर एटसेट्रा को। मिथ्या या विद्वेषपूर्ण परिवाद किए जाने के लिए दंड जो है वो धारा 14 में दे रखा है। वैसे दोनों बातें, सबसेक्शन फर्स्ट है वो मिथ्या परिवाद आदि से है और सबसेक्शन 2 फॉल्स एविडेंस से रिलेटेड है।
सबसेक्शन फर्स्ट अपने क्वेश्चन से कंसर्न है आंतरिक समिति या स्थानीय समिति। आंतरिक समिति या स्थानीय समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रत्यर्थी के विरुद्ध जो परिवाद में अभिकथन किए गए हैं वो विद्वेषपूर्ण है, या व्यथित महिला या उसकी तरफ से जिसने भी परिवाद किया उस परिवादी ने क्या किया है, मिथ्या है वो परिवाद किया है जानते हुए। कंसर्न व्यथित महिला या परिवाद करने वाले व्यक्ति ने कोई कूटरचित या भ्रामक दस्तावेज भी पेश किया है, तो ऐसी कंडीशन में नियोजक को या जिला अधिकारी को ऐसी महिला या व्यक्ति के विरुद्ध जिसने धारा 9 की उपधारा 1 या 2 के अधीन परिवाद किया है उनके ऊपर लागू सेवा नियमों के उपबद्धों के अनुसार या ऐसे सेवा नियम विद्यमान नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में विहित रीति से, ऐसी कंडीशन में विहित रीति से उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश है वो करेगी। कमेटी का क्या काम रहेगा, रिकमेंडेशन करने का रहेगा, सिफारिश करने का कि इनके खिलाफ सर्विस रूल्स के अकॉर्डिंग वो एक्शन लिया जाए, या सर्विस रूल्स नहीं है तो फिर प्रेस्क्राइब मैनर में इनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाए। ये रिकमेंडेशन अभिशंसा है वो स्थानीय समिति और आंतरिक समिति के द्वारा है। किसको की जाएगी, नियोजक को या जिला अधिकारी को, एम्प्लॉयर को और या डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को। बट परिवाद को यदि साबित करने में या पर्याप्त सबूत पेश करने में यदि कोई असमर्थ रहा है परिवादी, तो उस कंडीशन में वो मिथ्या नहीं कहा जा सकता, वो विद्वेषपूर्ण नहीं कहा जा सकता, वो उसका एविडेंस पेश करने में फेलियर रहा है कंडक्ट, इसके आधार पर धारा 14 में वो कार्रवाई नहीं होगी, उस केस में रिकमेंडेशन है वो नहीं की जाएगी। परंतु किसी कार्रवाई की सिफारिश किए जाने से पहले विहित प्रक्रिया के अनुसार कोई जांच करने के बाद है वो परिवादी की ओर से विद्वेषपूर्ण आशय है वो सिद्ध किया जाएगा। ऐसी रिकमेंडेशन है वो किए जाने से पहले क्या जरूरी है, एक जांच और जरूरी है स्थानीय समिति या आंतरिक समिति के द्वारा, और उस जांच के अंदर ये साबित हो जाए कि मैलिशियस था वो कंप्लेंट या फॉल्स थी कंप्लेंट, ये साबित हो जाता है तो देन वो रिकमेंडेशन की जाएगी। प्रोसीजर फॉलो करके की जाएगी रिकमेंडेशन, वो डायरेक्ट है वो नहीं होगी, इसमें एक जांच की और रिक्वायरमेंट है। ऐसा है वो रिकमेंडेशन देने से पहले धारा 14 की उपधारा 1 के सेकंड परंतु के अनुसार। और ये सबसेक्शन 2 जो है ये अपने क्वेश्चन का पार्ट नहीं है। तो इस तरीके से आपके सामने जो सेक्सुअल हैरेसमेंट का ये 2013 का जो न्यू एक्ट आपके सिलेबस में 2000 है वो 122 के एग्जाम में इंक्लूड्स हुआ है। मेंस में इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं और ऐसे आपको आंसर लिखने हैं जैसा मैंने आपको सब्सटेंशियली बताया। जिन पे मैंने अंडरलाइन किया है, कुछ चीज़ों को इंडिकेट किया है, उनको आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना, वो आपको क्वेश्चन का आंसर लिखने में हेल्पफुल साबित होंगे। वो कीवर्ड है आपके लिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से वो समझ में आया होगा। हाँ जी,